चलिए, तो मैंने आपको क्वेश्चन टैग में थोड़ा सा बेसिक बताया था, उस क्वेश्चन टैग को हम आगे बढ़ाते हैं और उस क्वेश्चन टैग को हम रूल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन टैग को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हमारा जो रूल है वो रूल से समझते हैं कि किस तरीके से रूल, मैं आपको कुछ ही रूल्स इसमें बताऊंगा क्वेश्चन टैग में, आसानी से हमारा क्वेश्चन टैग खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, अगर हम किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर ईच, एवरी, everybody, somebody, nobody, someone, no one, everyone का यूज़ एज ए सब्जेक्ट अगर हम करते हैं किसी भी सेंटेंस में, अगर इसमें से ईच, एवरी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, समवन, नो वन, एवरीवन का यूज अगर सब्जेक्ट करते हैं तो याद रखिए क्वेश्चन टैग बनाते समय इसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, दे प्रोनाउन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन टैग बनाते समय क्या यूज़ करेंगे, दे प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे। समझने की कोशिश करिए, एज ए सब्जेक्ट ईच, एवरी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, समवन, नो वन, एवरीवन एज ए सब्जेक्ट अगर यूज़ किया है तो इसके लिए क्वेश्चन टैग बनाते समय दे प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे इस बात को हम समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर लिखा हुआ है यहाँ पर, ईच of the boys has come। इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। एज अ सब्जेक्ट क्या आ गया, ईच, तो मैं इसका जब क्वेश्चन टैग बनाऊंगा तो क्वेश्चन टैग बनेगा इसका हैवंट दे। क्यों बनेगा इस बात को समझो, क्योंकि मैंने क्या बताया आगे अभी आपको, अगर ईच, एवरी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, समवन, नो वन अगर एज अ सब्जेक्ट आ जाता है तो प्रोनाउन हम क्या लेने वाले थे, दे, और दे के साथ हैज़ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैवंट लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हैवंट दे। क्लियर है। अगर इसी को मैं इस तरीके से ले लेता, एवरीबडी, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट देयर। देखिए यहां पर एवरीबडी एज अ सब्जेक्ट अगर यूज किया है तो जब मैं इसका क्वेश्चन टैग बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, वो वॉरंट दे। क्या बन जाएगा, वरंट दे। क्यों बनेगा, क्योंकि वॉज अगर है तो इसके लिए मैंने क्या लिया, दे यूज किया, और इसके साथ मैं वॉजेंट नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, वरंट दे यूज करूंगा। तो ये आपका हो गया। अगर इसी में मैं लिखता नोबडी, नोबडी वॉज हर्ट, तो इसका भी क्या बनेगा, बर दे। देखिए इसका बर्थडे क्यों बना, समझने की कोशिश करते हैं। बर्थडे इसलिए बना हमारा यहाँ पर क्योंकि आप देखिए ये नोबडी मतलब नेगेटिव हो गया। अगर नोबडी नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा तो क्या बन जाएगा, बर्थडे। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, एक इश्यू आ जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका, सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर एज अ सब्जेक्ट एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, समझे इस बात को, एज अ सब्जेक्ट अगर हम बात करते हैं एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग एज अ सब्जेक्ट अगर यूज करते हैं तो एट द मेकिंग ऑफ द क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हमारा जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, इट प्रोनाउन यूज करेंगे। बात को समझें। अब हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है स्टूडेंट को कि सर हम कैसे याद रखेंगे ईच, एवरी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग में हम डिफरेंस कैसे जानेंगे। तो देखिए जहां भी आपको क्या लगे, थिंग अगर समझ में आए तो थिंग जो बताता है वो नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करता है। इसका मतलब इसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो इट प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर वो पर्सन की बात करता है, समबडी, नोबडी, समवन, नो वन की अगर बात करता है, सो दैट वी यूज दे प्रोनाउन। नाउ मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। आपने लिखा समथिंग इज मिसिंग। देखिए समथिंग इज मिसिंग के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ इज लगा हुआ है, और इसका अगर हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, isn't it। मैंने बोला everything is possible, मैंने बोला everything is possible। अगर मुझे इसे क्वेश्चन टैग बनाना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, isn't it। और अगला सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं nothing is impossible, और नथिंग अगर लिखा है तो मतलब ये नेगेटिव हो गया, इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा इज इट। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं।
अगर जब भी आता है थिंग वर्ड अगर आ जाता है, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, तो इसके लिए क्वेश्चन टैग बनाते समय प्रोनाउन क्या लगेगा, इट प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन टैग बनाते समय अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाते हैं और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाते हैं। अपोजिट वे में हमको चलना होता है। समथिंग इज मिसिंग, तो देखिए समथिंग इज मिसिंग के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो समथिंग मतलब किसी की बात कर रहा है, समथिंग, राइट। तो ये यहाँ पर है, इसमें नॉट लगाएंगे तो क्या होगा, इजंट, और प्रोनाउन लगा इट। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इजंट इट। और नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो ये हो जाएगा इज इट, बिकॉज नथिंग क्या है, नेगेटिव वर्ड है। अगर नथिंग अगर नेगेटिव वर्ड है तो यहाँ पर इसका ये क्वेश्चन टैग हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होती है, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि हमें बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक हम इंग्लिश में चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस, दैट टाइप ऑफ सेंटेंस हैव नॉट डूअर, ऐसे सेंटेंस जिनके पास सब्जेक्ट नहीं होता उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। या आपको जब स्कूल में पढ़ाया गया होगा तो आपको बताया जाता, रटाया जाता आज्ञा सूचक, मतलब जैसा भी किसी ने आपसे बोला कि शोर मत करो, किसी ने आपसे बोला कि चुप रहो, ये मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ। अगर इंग्लिश में इसी को हम बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं डोंट मेक अ नॉइज, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। तो एक आज्ञा सूचक के लिए हम बोल सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाएगा, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाएगा, इस बात को समझ लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इंपेरेटिव सेंटेंस का अब स्टेटमेंट अगर कैसा होगा, स्टेटमेंट अगर मेरा कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट मेरा कैसा होगा, पॉजिटिव, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, यानी क्वेश्चन टैग हम इसके दो तरीके से बना सकते हैं। एक बन सकता है आपका विल यू, और एक बनेगा आपका वांट यू। इस बात को समझने की कोशिश करना। अगर आपका स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग आपका विल यू, वांट यू दोनों बन सकता है। और अगर आपका स्टेटमेंट आपका अगर नेगेटिव है तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बन जाएगा आपका, नेगेटिव है तो इसका एक ही क्वेश्चन टैग बनेगा क्या, विल यू। समझने की कोशिश करें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस, द टाइप ऑफ सेंटेंस हैव नॉट डूअर, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, डूअर नहीं होता है, उसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो उसका क्वेश्चन टैग बन सकता है विल यू भी बन सकता है और वांट यू भी बन सकता है। और अगर स्टेटमेंट आपका कैसा है, नेगेटिव है, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, विल यू बनेगा, यानी पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। बहुत आसान है। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आप वीडियो को रोककर इसको रूल्स लिख सकते हैं कि अगर आपका वाक्य पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग दो तरीके से बन सकता है, पॉजिटिव है तो विल यू, वांट यू, और अगर आपका वाक्य यानी इंपेरेटिव सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो केवल एक ही तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे आपने एक सेंटेंस यहां पर लिखा, शट द विंडो। आपने क्या बोला, शट द विंडो अगर बोला है तो इसका क्वेश्चन टैग दो तरीके से बन सकता है। एक आपका बन सकता है क्या, विल यू बन सकता है, और दूसरा क्या बन सकता है, वांट यू। क्योंकि यहां पर मैंने क्या बोला, इसका मैं दो तरीके से क्वेश्चन टैग बना सकता हूं क्योंकि मेरा स्टेटमेंट कैसा है, यहां पर पॉजिटिव। अगर मैं इसी में बात करता हूं कि मुझे बनाना है नेगेटिव सेंटेंस, अगर दिया होता, आपने लिखा होता यहां पर डोंट मेक अ नॉइज, लिखा है डोंट मेक अ नॉइज। इसका मुझे क्वेश्चन टैग बनाना है तो मैं कॉमा लगा के क्या बनाऊंगा, यहाँ पर विल यू बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा, उसका रीजन जाने, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, नेगेटिव। मैंने क्या बोला, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। और अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो उस क्वेश्चन टैग आपका दो तरीके से बन सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरीके से इसकी मैंने प्रैक्टिस भी आपको एक वीडियो में इसकी करवाई है। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन इनके बना सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के दो टाइप हमने देखे। पहला टाइप देखा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो विल यू और वांट यू, और नेगेटिव है तो वांट यू। इसी में एक सेकंड पॉइंट आ जाता है जिसको मैं आपको समझा देता हूं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है इंपेरेटिव में, अगर किसी वाक्य की शुरुआत लेट्स या लेट अस से होती है
हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस बात को लिख सकते हैं इस तरीके से, अगर किसी वाक्य की शुरुआत इफ द सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट्स एंड लेटस, देन उसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो क्वेश्चन टैग अपन बना सकते हैं क्या, सेल वी। तो ये आपका क्वेश्चन टैग फिक्स है कि यहाँ पर क्वेश्चन टैग क्या बनता है, सेल वी बनता है, राइट। मैंने अगर यहाँ पर ले लिया कुछ भी क्वेश्चन, मैंने लिखा लेट्स डांस टुगेदर, चलो डांस करते हैं। तो अगर यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हम सीधा सीधा क्वेश्चन टैग बना देंगे इसका सेल वी, दिस इज योर आंसर। अगर मैंने बोला लेट्स डू दिस वर्क, चलो इस काम को करते हैं, तो इसका क्वेश्चन टैग भी क्या बनेगा, सेल वी। ये फिक्स है, तो यहाँ पर हम इसको याद कर सकते हैं। अगर हमारा कोई भी सेंटेंस लेट्स और लेटस से अगर स्टार्ट होता है, व्हेन वी स्टार्ट एनी सेंटेंस विथ लेट्स एंड लेटस, देन द क्वेश्चन टैग इज सेल वी। तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा आपका, सेल वी बन जाएगा। दिस इज योर इंपेरेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस बताए थे। इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया, जब अब अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसके दो क्वेश्चन टैग बन सकते हैं, विल यू और वांट यू, और अगर नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बन सकता है, विल यू बन सकता है। और कोई भी वाक्य अगर आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, लेट्स और लेटस से अगर स्टार्ट होता है, तो ऐसे वाक्यों का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम केवल किसका यूज कर सकते हैं, सेल वी का यूज कर सकते हैं। नाउ हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से अगला कॉन्सेप्ट हम आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कलेक्टिव नाउन। समझना इस बात को, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। कलेक्टिव नाउन अगर दिया है, कलेक्टिव नाउन सबसे पहले समझे, कलेक्टिव नाउन जिसको हिंदी के स्टूडेंट बोलते हैं समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द ग्रुप, किसके बारे में बताता है, ग्रुप के बारे में बताता है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम समझेंगे तो कलेक्टिव नाउन को दो तरीके से यूज किया गया है, कैसे समझें। कलेक्टिव नाउन को अगर हम सिंगुलर यूनिट की तरह बिहेव करता है, सिंगुलर यूनिट की तरह अगर बिहेव करता है तो इसके साथ वर्ब कैसा आता है, आपको पता है वर्ब आता है सिंगुलर वर्ब। और अगर सिंगुलर वर्ब आता है तो इसका हमें बनाना है क्या, क्वेश्चन टैग। अगर इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्वेश्चन टैग इसका क्या बन जाएगा, समझें। इस टाइप के क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो प्रोनाउन क्या होगा, उस प्रोनाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। सिंगुलर है तो प्रोनाउन क्या लगेगा, इट आएगा। इस बात को समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और अगर कलेक्टिव नाउन में डिफरेंसेस की बात करता है, डिफरेंस की बात करता है तो उसको माना जाता है प्लूरल, और उसके साथ जो वर्ब आता है वो कैसा आता है, प्लूरल। और अगर प्लूरल वर्ब आता है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय उसका जो प्रोनाउन है वो हम दे प्रोनाउन का यूज करते हैं। इस बात को समझना होगा हमें किस तरीके से। यहाँ पर मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं। कलेक्टिव नाउन, मैंने बोला कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द ग्रुप। कलेक्टिव नाउन क्या करता है, ग्रुप के बारे में बताता है, समूह के बारे में बताता है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। अगर हम कलेक्टिव नाउन को एक सिंगुलर यूनिट की तरह, जिसको हम हिंदी में एक मत बोल सकते हैं कि जिनमें डिफरेंसेस ना हो, और डिफरेंस का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है मतभेद, जहाँ पर मतभेद हो, तो अगर कलेक्टिव नाउन का यूज एज ए सिंगुलर यूनिट किया जाता है तो उसके साथ जो वर्ब आता है वो कैसा आता है, सिंगुलर। अगर सिंगुलर वर्ब आता है तो उसका क्वेश्चन टैग बनाते समय हम प्रोनाउन क्या लगाएंगे, इट प्रोनाउन का यूज करेंगे। मैं आपसे बदलना चाह रहा हूं, अगर कलेक्टिव नाउन का यूज डिफरेंस में किया जाता है, मतभेद में अगर किया जाता है, तो उसके साथ जो वर्ब आता है वो कैसा होता है, प्लूरल। अगर ये वर्ब प्लूरल होगा तो उसमें जो क्वेश्चन टैग बनाते समय प्रोनाउन यूज करेंगे वो कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, दे प्रोनाउन का यूज करेंगे। इस बात को समझने की कोशिश करिए। मैंने क्या बोला, यहाँ पर प्रोनाउन कैसा आएगा, दे प्रोनाउन आएगा। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकता हूँ कि किस तरीके से सर आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर आपने जो बताया वो प्रैक्टिकली उनको समझ में आता नहीं है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने लिया द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, और इसी सेंटेंस में मैंने लिखा द जूरी हैव given their opinions. The jury has taken its decision, और लिखा है मैंने सेकंड, the jury have given their opinions। तो देखिए यहाँ पर जूरी इट मीन्स दैट बेंच ऑफ जजेस, जजों का जो समूह होता है उसको हम जूरी बोलते हैं। बेंच ऑफ जजेस मतलब जूरी होता है, बेंच ऑफ जजेस को हम जूरी बोलते हैं। द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। तो देखिए
जो बेंच ऑफ जजेस होगा वो क्या करेगा, जो डिसीजन लेने का काम करेगा तो अलग अलग डिसीजन तो नहीं लेगा ना, डिसीजन एक लेगा, मतलब उसमें एक मत है, सिंगुलर यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, अगर सिंगुलर यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब होगा तो हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हम क्या यूज करेंगे, हैजंट, इट का यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पर इसको कैसे यूज हुआ है, सिंगुलर की तरह। मान के चलो अगर आपको क्वेश्चन टैग में ये बात समझ में नहीं आ पाती है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो आप इस बात को इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि अगर सिंगुलर वर्ब है तो इट यूज करेंगे, और अगर प्लूरल वर्ब है तो हम दे प्रोनाउन का यूज करेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। आपने लिखा है द जूरी हैव गिवन देयर ओपिनियंस, तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, बेंच ऑफ जजेस जो हैं उनके जो विचार हो सकते हैं, उनके जो विचार हो सकते हैं, ओपिनियंस हो सकते हैं, उन्होंने अपने अपने विचार दिए। इसका मतलब जो विचार से उनके उनमें मतभेद हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए वर्ब कैसा है, प्लूरल, और अगर यहाँ प्लूरल वर्ब आया है तो मैं इसको लिखूंगा हैवंट दे, दिस इज योर आंसर, तो हो जाएगा आपका हैवंट दे। बहुत आसानी से अगर आपको समझ में आया है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए। आप जैसे जैसे इसको देखेंगे समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीका था। अगर नहीं भी आया तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, मैंने आपको तरीका ये बता दिया है, अगर आपका वर्ब सिंगुलर है तो आप क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, और अगर आपका वर्ब प्लूरल है तो आप दे प्रोनाउन का यूज कलेक्टिव नाउन में करेंगे। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द ग्रुप। कलेक्टिव नाउन क्या करता है, समूह के बारे में बताता है, ग्रुप के बारे में बताता है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, मैंने लिखा द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। समझे इस बात को, ऑडियंस इज ए कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ऑडियंस मतलब बता रहा है एक समूह को, लोगों के समूह को बता रहा है, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। अगर ये कलेक्टिव नाउन हो गया तो मैंने अभी भी बताया कि अगर इसका हम यूज एज अ सिंगुलर यूनिट करते हैं, सो दैट वी यूज सिंगुलर वर्ब, तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन इसका यूज अगर प्लूरल की तरह करते हैं तो यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। समझने की कोशिश करें, द ऑडियंस हैव, यहाँ मैंने क्या बोला, अगर प्लूरल वर्ब आ गया तो आपको कॉमा लगा के अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो इसका क्वेश्चन टैग आपको समझ में आ गया होगा, हम क्या बना देंगे, हैवंट दे, दिस इज योर क्वेश्चन टैग। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से। अगर आप इसको बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने यहाँ तक समझने की कोशिश की कि कलेक्टिव नाउन में अगर सिंगुलर वर्ब है तो इट प्रोनाउन का यूज़ करें, और कलेक्टिव नाउन में अगर प्लूरल वर्ब है तो दे प्रोनाउन का यूज़ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो भी रूल है, नंबर तो मुझे नहीं पता, नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं। अगला रूल ये कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, और इन शब्दों का प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस में किया जाता है तो वो नेगेटिव माना जाता है। जैसे कि कुछ वर्ड्स हम लिख लेते हैं, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, रेयरली, सेल्डम, नेवर। दीज ऑल आर द वर्ड्स जिसके साथ हम 2 वर्ड्स और ले सकते हैं, इनको भी नेगेटिव माना जाता है, फ्यू और लिटिल को। समझे इस बात को, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। दीज आर द वर्ड्स व्हेन वी यूज इन एनी सेंटेंस, द सेंटेंस इज नेगेटिव। वो सेंटेंस कैसा माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। अगर इन शब्दों का प्रयोग किसी भी वाक्य में किया गया है तो वो वाक्य यानी जो सेंटेंस है आपका नेगेटिव माना जाएगा। और अगर नेगेटिव माना जाएगा तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग जो बनता है वो क्या बनता है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनता है। किस तरीके से बनता है इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने लिखा, ही हार्डली डज एनी वर्क। देखिए यहां पर समझने की कोशिश करिए, क्या लिखा है, ही हार्डली डज एनी वर्क। हार्डली अगर वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव हो गया तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा यहाँ पर, डज ही, दिस इज योर आंसर। अगर मैं इसको लिखता, सी रेयरली वेंट, सी रेयरली वेंट टू स्कूल। वो स्कूल बहुत ही रेयरली जाती है, बहुत कम जाती है। तो आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, सी रेयरली वेंट टू स्कूल। वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और अगर इसका मैं बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिड, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो मैं यहाँ पे डिड यूज़ करूँगा, और डिड अगर यूज़ किया तो यहाँ पे लिखूंगा डिड
सी दिस इज योर आंसर। नॉट डिडंट। डिडंट क्यों नहीं यूज करूंगा? क्योंकि यहाँ रेयरली यूज हुआ है या हार्डली यूज हुआ है। अगर इन वर्ड्स में से किसी भी शब्द का प्रयोग किसी भी वाक्य में अगर किया जाता है तो वो वाक्य नेगेटिव माना जाता है। अगर वो वाक्य नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। अगर मैं एक और सेंटेंस यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे आपने लिखा यहाँ पर ही सेल्डम गोज देयर, वो वहाँ बहुत ही कम जाते हैं, बहुत ही कम। सेल्डम वर्ड यूज हुआ है, मैंने बोला सेल्डम अगर वर्ड यूज हुआ है तो मतलब वो बता रहा ना के बराबर किसी भी काम को। तो मैं यहाँ पर ये सेंटेंस देखूंगा कौन सा है। ये सेंटेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा? डज ही। बहुत आसान तरीके से हमने इसको समझा कि अगर किसी भी सेंटेंस में हार्डली, स्कार्सली, वेयरली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, फ्यू, लिटिल अगर इन वर्ड्स का यूज किया जाता है तो ये सभी सेंटेंस नेगेटिव माने जाएंगे। और अगर नेगेटिव माने जाएंगे तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम कैसा सेंटेंस यानी क्वेश्चन टैग यूज करेंगे? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया। यहाँ पर बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। क्वेश्चन टैग कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। बहुत आसान तरीके से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, कर भी सकते हैं, और बहुत आसान तरीके से इनको समझ के हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए, तो इस पर कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूँ, और उन क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहला क्वेश्चन लिखा है आई एम टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको बार बार बताया है कि एम प्लस जो नॉट है वो आरंट बनता है, कभी भी एमंट नहीं बनता है। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा आपका? आरंट आई। दिस इज योर क्वेश्चन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ही इज हंग्री। देखिए, जब कोई दो सेंटेंस दिए होते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर हम किसका क्वेश्चन टैग बनाएं, फर्स्ट वाले का क्वेश्चन टैग बनाएं या सेकंड वाले का क्वेश्चन टैग बनाएं। तो जो मेन सेंटेंस होता है, हमारा मुख्य सेंटेंस होता है, उसका क्वेश्चन टैग हमको बनाना पड़ेगा। तो मेन सेंटेंस हमारा है ही इज हंग्री, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इजंट ही। दिस इज योर क्वेश्चन टैग। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नोबडी बदर्स के बारे में बात करें, यहाँ बदर नहीं, ब्रदर नहीं है। ये बदर्स मतलब परेशान होने की बात कर रहा है। नोबडी, नोबडी मतलब नेगेटिव भी है, इसमें ऐसे एस लगा मतलब प्रेजेंट डेफिनेट है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बनाना पड़ेगा? डू दे इज योर करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा क्या? डू दे। मैंने अभी आपको बताया व्हेन वी स्टार्ट एनी सेंटेंस विथ लेट्स एंड लेट अस से अगर स्टार्ट करते हैं तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो सेल वी क्वेश्चन टैग बनता है। तो इसका क्वेश्चन टैग हम किस तरीके से बनाएंगे? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेल वी। दिस इज योर आंसर। हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलेट्री। देखिए, हिंदूज यहाँ पर बात करें तो हिंदूज का मतलब है हिंदू धर्म के लोग, कोई एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है। हिंदू धर्म के लोगों के बारे में अगर बात कर रहा है तो बहुत सारे लोग हुए। अब यहाँ पर ये मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। देखिए, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस एक सी ही होता है, वो नाउन होता है, और ऐसी वाला जो होता है वो वर्ब होता है। तो हिंदूज मतलब ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ। तो इसको मैं किस तरीके से बनाऊंगा? डोंट दे। दिस इज योर आंसर, डोंट दे। इट इज़ वेरी कोल्ड। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीधा सीधा सेंटेंस दिया है, इज अगर दिया है तो इसमें मैं अगर नॉट लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? इजंट इट। दिस इज योर आंसर। आई एम हैप्पी अगर बात कर रहा है, अभी अभी मैंने बताया था कि जब भी अगर आपको एम प्लस नॉट आ जाए तो एम प्लस नॉट को हम क्या नहीं लिखते हैं? आरंट नहीं लिखते हैं, सॉरी एमेंट नहीं लिखते हैं, हम उसको क्या लिखते हैं? आरंट लिखते हैं। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आरंट, आरंट आई। दिस इज योर आंसर। तो मैंने आपको एक वीडियो में इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए। उस वीडियो में एक दो क्वेश्चन गलत भी हो गया है, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आए तो। ये मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। आप इसको बार बार पढ़ें। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, और मैं आपको बता दूं व्यापम में अभी जेल प्रेरी का एग्जाम भी चल रहा है। जेल प्रेरी के एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, अभी भी पेपर चल रहे हैं, आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप बार बार इस बात को प्रैक्टिस करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन बना पाएंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं बच्चों की एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। इंग्लिश से लोग डरते हैं, व्यापम के बच्चे जो हैं, खासकर मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं, वो इंग्लिश से डरने का काम करते हैं। अगर आप बार बार किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से हम इंग्लिश को समझ पाएंगे और बहुत जल्दी ही आप सिलेक्शन ले पाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।